एक व्यक्ति जिसका नाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों को पता है। पूर्वांचल में जिस नाम का मतलब जीत की गारंटी समझा जाता था और जो व्यक्ति देश के सबसे बड़े राज्य की एक सीट से लगातार 5 बार अलग अलग पार्टियों के जरिए विधायक बना, खुद को रॉबिनहुड और बाहुबली नेता के रूप में तैयार किया और आखिर में जब उस व्यक्ति की मौत हुई तो अपनी दहशत से 4 दशकों तक देश के 8 राज्यों को खौफजदा रखने वाला वो रसूख, वो व्यक्तित्व और वो रौब बिल्कुल ही खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पिछले कई दशकों से चले आ रहे गैंगवार की ऐतिहासिक किताब का आखिरी बड़ा खिलाड़ी मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। मगर ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुख्तार का दोहरा व्यक्तित्व था और ये एंगल इस कहानी को और भी ज्यादा ट्विस्टेड बना देता है कि आपने इस मौत की खबर को किस तरह समझने का प्रयास किया है। क्या आपके लिए एक नेता की मौत हुई है या फिर एक माफिया डॉन की, पूर्व विधायक का निधन हुआ है, या फिर आप ये समझते हैं कि गरीबों का भला करने वाला कोई मसीहा दुनिया से चला गया है। आप अंसारी को किस तरह देखते हैं वो आपकी सोच और स्थिति पर डिपेंड करता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको मुख्तार अंसारी की कहानी शुरू से आखिर तक सुनाने वाले हैं और यहाँ अंसारी के हर संभव पहलू पर बात होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके जाता है, चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, जब तक तुम नहीं मानोगे मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। मुख्तार इस शब्द के मायने ढूंढने जाएं तो इसका मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई अधिकार सौंपा गया हो, या कहें कि एक व्यक्ति जिसे कुछ विशेष काम को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। और मुख्तार अंसारी के लिए विशेष काम क्या था, इस बात को समझना थोड़ा मुश्किल है। खैर, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी से ही आप लोग अपना जवाब बना लेंगे। तो हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, जो कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना है। 30 जून साल 1963 उत्तर प्रदेश का गाजीपुर शहर और उस शहर के मशहूर अंसारी परिवार में सुभान अल्लाह खान के घर पर उनके सबसे छोटे बेटे मुख्तार अंसारी पैदा हुए। अब आप ये पूछेंगे कि अंसारी के पैदा होने से पहले ही उनका परिवार मशहूर किस तरह से हो गया था। तो आपको ये जानकारी देते हुए आगे चलते हैं कि मुख्तार अंसारी के दादाजी मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के बहुत करीबी लोगों में से रहे थे और साल 1927 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने थे। और जैसा कि आपको मालूम है कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो कहा जाता है कि उन्होंने गांधी जी के साथ कांग्रेस में रहते हुए इस आंदोलन में भी अपना योगदान दिया था। दादाजी के बाद बात करें नाना जी की, तो पाकिस्तान के खिलाफ नौशेरा की लड़ाई के समय इनके नाना जी मोहम्मद उस्मान इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर की पोस्ट पर थे और इस लड़ाई में बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अपनी जाबाजी के लिए मरणोपरांत इन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा मुख्तार अंसारी के पिता भी एक बेहतरीन कम्युनिस्ट नेता रहे थे और अपने ईमानदार व्यक्तित्व और अच्छे स्वभाव के लिए अंसारी के पिता को जाना जाता था। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी रिश्ते में मोहम्मद अंसारी के चाचा लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि मुख्तार अंसारी कितने फेमस परिवार में पैदा हुए थे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मुख्तार अपने स्कूल के दिनों से ही एक बहुत ही अच्छे क्रिकेटर थे। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था और अपनी अच्छी कदकाठी की वजह से ये अच्छी तेज गेंदबाजी किया करते थे। अंसारी के कॉलेज में उनके साथ पढ़ने वाले लोग उन्हें अपने समय का सबसे अच्छा खिलाड़ी बताते हैं और कुछ लोगों का ये कहना है कि उनसे बड़ा छक्का लगाते हुए उन्होंने अपने कॉलेज में किसी को नहीं देखा था। लोगों का मानना है कि अगर वो गलत संगत में नहीं आता और सही डायरेक्शन मिलती तो ये भी मुमकिन बात थी कि अंसारी बहुत ही अच्छे क्रिकेटर बन सकते थे। मगर परिस्थितियों का चक्कर कुछ इस तरह से चला कि मुख्तार को हाथों में बैट और बॉल की जगह बंदूक उठानी पड़ी और आखिर समय तक के साथ वो कभी छोड़ नहीं पाए। कहा जाता है कि मुख्तार के पिता भी दिल्ली की स्टीफेंस कॉलेज की क्रिकेट टीम के कप्तान आजादी से पहले रहे थे और बाद में स्थानीय राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी तो क्रिकेट को छोड़ करके राजनीति में आ गए। लेकिन बेटे ने इतना स्मूथ ट्रांजिशन पसंद नहीं किया, या कहे कि हालातों की वजह से ऐसा कुछ मुख्तार के लिए मुमकिन नहीं हो पाया था। मुख्तार को जानने वाले बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में उनकी मुलाकात साधु सिंह से हुई थी और दोनों में गहरी दोस्ती होती चली गई। इस गहरे याराने का नतीजा ये हुआ कि मुख्तार साधु सिंह की सभी हरकतों और निजी मामलों में शामिल होने लगा और जल्द ही साधु सिंह की गैंग में भी जुड़ गया, जहां इसकी मुलाकात साधु सिंह के एक दोस्त मलूक सिंह से हुई। और इस तरह मुख्तार अपने पीछे सब कुछ छोड़ करके एक अलग रास्ते पर आ गया था, जहां से वापसी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होती है। मुख्तार अंसारी ने अपने दोस्तों के लिए लोगों से दुश्मनी तक करना शुरू कर दिया और उससे अपने पिता के रसूख और राजनीति में उनकी जगह का भी घमंड होने लगा, जिसकी वजह से मुख्तार के मन का डर और झिझक और एक नई पर्सनालिटी मुख्तार ने डेवलप करना शुरू कर दिया। मुख्तार की कद काठी और उसकी आवाज इस नई पर्सनालिटी को डेवलप करने में मददगार साबित हुई और यहाँ से मुख्तार ने अपने परिवार की पिछली सभी अच्छाइयों और उस परिवार के लिए अपने सभी कर्तव्यों और कामों को जैसे ताक पर रखकर एक नई दिशा का चुनाव कर लिया और उस पर चलता गया। 80 के दशक में पूर्वांचल में बहुत से नए काम शुरू हो रहे थे। सरकार
मुख्तार सड़कों का निर्माण और बाकी चीजों के लिए इस क्षेत्र पर पैसा खर्च कर रही थी और इस तरह टेंडर लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में अलग अलग गैंग्स तैयार होना शुरू हो गई थी और एक तरह से यह तय हो गया था कि सरकार की तरफ से आने वाले काम उसी को मिलेंगे जिसके पास पावर ज्यादा होगी। इस रस्सा कस्सी में मुख्तार अंसारी ने अपने इलाके के दूसरे बाहुबली ब्रजेश सिंह के साथी सच्चिदानंद राय को घर में घुस करके मार दिया, जिसमें साधु सिंह और उसके दोस्त ने अंसारी का साथ दिया था। यह पहला मामला था जिसके जरिए अंसारी का नाम पुलिस और प्रशासन के कानों तक पहुंचा था और इससे अंसारी का कद भी पूर्वांचल में बढ़ना शुरू हो गया। अहमदाबाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर इस झगड़े की वजह से ठेकेदार सच्चिदानंद की हत्या के मामला साल 1988 का बताया जाता है, जिसके बाद अंसारी पर अपने विरोधी त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की हत्या का आरोप भी सामने आया, जिसमें कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि राजेंद्र सिंह पर अंसारी ने पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाई थी। मखोल सिंह और साधु सिंह के साथ रहते हुए अंसारी गैंग को संभालने और चलाने के सारे तौर तरीके सीख गया था। इसके बाद जब साधु सिंह की हत्या हो गई तब अंसारी ने एक नई गैंग बनाई और पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई के लिए आमने सामने सिर्फ दो ही बड़े खिलाड़ी थे। पहला ब्रजेश सिंह, जिसके कुछ दोस्तों की हत्या में मुख्तार का नाम चल रहा था, और दूसरा मुख्तार खुद जो अपने पिता के रसूख पर बेखौफ काम कर रहा था। और उसके बाद साल 1985 से जब उसको अहमदाबाद में अपने विधायक भाई से संरक्षण मिलना शुरू हो गया तो मुख्तार का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मुख्तार अंसारी का नाम अब हर कोई जानता था, उसके काम का तरीका, उसका बेखौफ अंदाज और उसकी कहानी अब कोई छुपी बात नहीं थी। और इस बेखौफ बाहुबली का नाम राजनीति के गलियारों में तब और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया जब साल 1991 के आसपास कांग्रेस नेता अवधेश राय की हत्या का आरोपी भी मुख्तार अंसारी को बताया गया। मुख्तार अंसारी को इसके बाद कल्याण सिंह की सरकार में गिरफ्तार भी किया गया, मगर दो पुलिस वालों को उनकी बंदूक से जख्मी कर फरार हो गया और अब मुख्तार अंसारी पर राजनीति में आने का भूत सवार हो गया था। गिरफ्तार होने वाली घटना ने मुख्तार के मन में खुद को राजनीति में स्थापित करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इसको ये बात मालूम थी कि राजनीतिक संरक्षण में ही रहकर वो खुद को बचाए रख सकता है। और जैसा कि आप और हम जानते हैं कि छोटे बड़े किसी सदन तक पहुंचने के लिए जनता जनार्दन को खुश करना लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये बात मुख्तार भी जानता था। मुख्तार ने यहाँ से खुद को रॉबिन हुड की तरह गरीबों के मसीहा के रूप में प्रेजेंट करना शुरू किया। वो अपने घर में जरूरतमंद लोगों को बुलाने लगा, लोगों को पैसों की मदद करना शुरू कर दिया, हिंदू धर्म के त्योहार मनाने लगा और इस तरह के काम से पूर्वांचल में अंसारी ने 5 सालों के अंदर अपना इंप्रेशन जमा लिया था। अंसारी को इसका फायदा भी अगले चुनाव में मिला जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र मऊ सीट से चुनाव जीतकर मुख्तार विधायक बन गया और लगातार 5 बार इस पद पर बरकरार रहा। साल 1996 में मुख्तार विधायक तो बन गया था, मगर जेल में आना जाना, मर्डर केस और बाकी घटनाओं से उसका पीछा नहीं छूट रहा था। साल 1997 में रूंगटा अपहरण और मर्डर केस में भी मुख्तार का नाम आया और इस बीच गिरफ्तारी का सिलसिला भी चल रहा था। विधायक रहते हुए अंसारी ने ब्रजेश सिंह पर भी अपना प्रभाव बढ़ाया। ब्रजेश सिंह की पावर को मुख्तार ने अगले 5 सालों में जेल में रहते हुए और बाहर आकर हर तरह से लगभग खत्म कर दिया था। अब मुख्तार से मुकाबला करने की साहस किसी भी नई गैंग और माफिया वर्ल्ड में नहीं थी और अपने इलाके का हरनाया काम अब उसके इशारों पर चल रहा था। साल 2002 में इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए ब्रजेश सिंह ने आखिरी प्रयास किया, मगर किस्मत ने उस दिन मुख्तार का साथ दिया और ब्रजेश के गुर्गों से मुख्तार बच गया और ब्रजेश की गैंग के कुछ लोग मारे गए। यह अफवाह भी फैल गई कि ब्रजेश सिंह भी मर गया है, लेकिन ये सिर्फ अफवाह थी, जिसके चलते ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गया और कई सालों तक छुप करके बैठा रहा। इसके बाद साल 2002 में एक ऐसा उलटफेर हुआ जिसका परिणाम मुख्तार अंसारी के जीवन की सबसे बड़ी हत्या के तौर पर सामने आया। तो दरअसल अहमदाबाद सीट पर साल 1985 से अंसारी परिवार शासन करता आ रहा था, मगर इस बार जब चुनाव हुए तो बीजेपी के कृष्णानंद राय ने इस वर्चस्व को खत्म कर दिया और इससे एक तरह का गुस्सा मुख्तार अंसारी के मन में भर गया। मुख्तार अंसारी ने फैसला किया कि कृष्णानंद राय को उनका कार्यकाल पूरा करने से पहले ही खत्म कर देना है और ठीक हुआ भी ऐसा ही। मुख्तार अंसारी ने राय को मारने का प्लान जेल में रहकर के तैयार किया। साल 2005 के नवंबर महीने के एक दिन जब राय किसी टूर्नामेंट का उद्घाटन करके लौट रहे थे तो एक गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने उनको रोक दिया। AK-47 के लगातार 500 राउंड गोलियां चली और राय समेत 7 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ये उत्तर प्रदेश के इतिहास की पहली बड़ी हाई प्रोफाइल हत्या मानी जाती है। कृष्णानंद राय के शिखा तक को इसके बाद हमलावरों ने काट लिया था और राय समेत 7 लोगों के शरीर से करीब 70 गोलियां निकाली गई थी। मुख्तार अंसारी के सभी विरोधियों के लिए एक मैसेज था कि अगर उसके रास्ते में कोई भी आएगा तो मुख्तार कहीं भी बैठकर किसी भी तरह से उसको खत्म करने की ताकत रखता है। पुलिस प्रशासन और राजनीति में मुख्तार का भौकाल किस तरह का था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि साफ तौर पर विधायक की हत्या करने के बाद भी इस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था। साल 2004 में मुख्तार अंसारी जब जेल से बाहर था तब उसने एक लाइट मशीन गन मंगवाई थी जिसे वो खुद कृष्णानंद राय की हत्या करना चाहता था, मगर उसकी ये योजना सफल नहीं हो पाई। पूर्व DGP ब्रजलाल ने बताया था कि मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस दौरान मुख्तार का साथ दिया था। ब्रजलाल ने बाद में यह भी बताया था कि किस तरह से मुख्तार के लिए जेल में बैडमिंटन और बाकी सभी तरह की जरूरी चीजों की व्यवस्था की जाती थी, किस तरह पुलिसकर्मी उसकी सेवा में लगे रहते थे और जिस जेल में मुख्तार को रखा जाता था वहाँ एक रसोईया उसके लिए मौजूद रहता था और प्रशासन उस शहर की बिजली गुल नहीं होने देता था जिसकी जेल में मुख्तार बंद रहता था। मुख्तार अंसारी ने अपने लगभग सभी चुनाव और बाकी बहुत कुछ जेल
जेल में रहते हुए ही मॉनिटर किया था, जिससे समझ में आता है कि कुछ विशेष पार्टी और प्रशासन के लोग किस हद तक मुख्तार अंसारी के साथ खड़े हुए थे। साल 2005 में मऊ में दंगा भड़काने का आरोप भी अंसारी पर लगा, जब उसे खुली जीप में दंगों के बीच घूमते हुए देखा गया था। इसी दौरान योगी आदित्यनाथ से अंसारी की खींचतान की बातें भी सामने आई थी। योगी आदित्यनाथ अंसारी को हमेशा से खटकते रहे और समय के साथ दोनों के बीच खींचातान बढ़ती ही गई। साल 2007 में भाजपा के सांसद योगी आदित्यनाथ पर एक बड़ा हमला अंसारी के इशारे पर हुआ था। साल 2009 में मुख्तार अंसारी ने सांसद का चुनाव भी लड़ा, मगर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने उसे 10,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। इसके बाद एक बार मुख्तार ने नरेंद्र मोदी के सामने मैदान में उतरने का मन भी बनाया, लेकिन फिर अपना नाम वापस ले लिया। साल 2014 में ये बात सामने आई कि ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा नाम के एक अपराधी को मुख्तार अंसारी की हत्या करने के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि लंबू शर्मा गिरफ्तार हो गया और अंसारी यहाँ से भी निकलने में कामयाब हो गया। पुलिस अधिकारी शैलेंद्र सिंह की कहानी बताती है कि किस तरह उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टियों का हाथ अंसारी पर हमेशा से रहा है। और दूसरी तरफ ये बात भी सामने आती है कि खुद को सीबीआई की जांच पड़ताल से बचाने के लिए मायावती ने मुख्तार को पार्टी से निकाल दिया था और फिर वापस भी ले आई थी, क्योंकि मुख्तार अपने इलाके में जीत की गारंटी बन गया था। उसकी दबंगाई और क्रिमिनल केसेस से कुछ पार्टियों को कभी कोई फर्क नहीं हुआ, इसलिए जब जरूरत हुई मुख्तार को संरक्षण मिलता भी रहा और विधायक के टिकट भी थोक भाव में अंसारी के परिवार को मिलते रहे। मुख्तार अंसारी ने बीच में मायावती की पार्टी से निकलने के बाद कौमी एकता दल का निर्माण अपने बड़े भाई के साथ मिलकर के किया था। इसके बाद जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो मुख्तार अंसारी को अपने बने बनाए रौब और रुतबे की इमारत ढहती हुई नजर आई। मुख्तार अंसारी के नाम पर 8 अलग अलग राज्यों में 58 से ज्यादा केस दर्ज थे और इन्हीं में से एक केस के मामले में अंसारी साल 2021 में पंजाब की जेल में था, जिसकी चार्जशीट भी तैयार नहीं थी। योगी सरकार में मुख्तार को फिर से उत्तर प्रदेश की जेल में लाने की कवायद शुरू हुई तो मुख्तार अंसारी और उसके साथियों ने इसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत को बखूबी इस्तेमाल किया, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार में अंसारी को सभी सुविधाएं मिल रही थी। आखिरकार योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और अंसारी को वहां से उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करने का फैसला सुनाया गया। यहाँ से अगले 3 सालों तक मुख्तार अंसारी का बुरा समय शुरू हो गया। योगी सरकार में उसकी 200 करोड़ की संपत्ति और सभी अवैध धंधों पर छापेमारी हुई, कस्टडी में लिया गया और अंसारी पर लगे सभी बड़े आरोपों में उसको सजा दिलाने का प्रयास शुरू हुआ। मुख्तार अंसारी का डर भी इस दौरान उसकी बातों में नजर आ रहा था। उसकी कदकाठी और शरीर के साथ साथ तबीयत बिगड़ने लगी और उसको खुद यह एहसास हो गया था जो फिर कभी दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। उत्तर प्रदेश की 42 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखने वाला मुख्तार, जिसके इशारे भर से सत्ता और पुलिस प्रशासन की नींद हराम हो जाती थी, जिसका क्राइम करने का तरीका फिल्मों से लेकर असल दुनिया में कई लोगों ने अपनाया और जिसने अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति को मौत के घाट उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी और जिस व्यक्ति को 4 दशकों के अपने काले कारनामों के बावजूद भी कुछ एक अच्छे कामों की वजह से हजारों लोग अपना मसीहा मानते हैं, जिस अंसारी की कद काठी और आवाज से ही लोगों में दहशत फैल जाती थी और जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सबसे भयानक गैंगवार का हिस्सा रहा, उस मुख्तार अंसारी का अध्याय 28 मार्च के दिन दिल का दौरा पड़ने से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया और साथ ही पूर्वांचल में 4 दशक से चली आ रही खूनी जंग का भी अंत हो गया है। फिलहाल इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल चल रही है। 2 पक्षों में बातें बटी हुई हैं, इसलिए आखिरी फैसला आने तक कुछ भी कहना गलत है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस तरह की एक नई सीरीज शुरू करना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे तो इस तरह के और भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।